अगर आपको नहीं लगता कि मैं आपके लिए ज्यादा जगह रखूंगा तो बस बैठ जाइए जॉर्ज। आपको मुझे बताना होगा, है ना? मैं उसे खत्म करना चाहता हूँ। मैं उसे खत्म करना चाहता हूँ। रुको। ईरान अब सिर्फ खाड़ी देशों को ही नहीं, बल्कि अब चीन, जापान और यूनाइटेड किंगडम को भी धमकी दे रहा है। एक सेकंड के लिए इस बारे में सोचिए। चीन ईरानी तेल का लगभग 90% खरीदता है और उन्होंने उन्हें एंटी शिप मिसाइलें भी दी हैं। फिर भी लगता है कि ईरान खुश नहीं है। देखें, ये वही बयान है जो ईरानी स्पीकर ने जारी किया है। इस आदमी ने अली लाराजानी की हत्या के बाद से ईरान के नागरिक नेता की भूमिका संभाल ली है। कल उन्होंने कहा कि अमेरिकी सैन्य बजट को फंड करने वाली वित्तीय संस्थाएं भी सैन्य ठिकानों की तरह वेद निशाना है। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड ईरानियों के खून में सने हैं। इन्हें खरीदो और अपने मुख्यालय और संपत्तियों पर हमला मोल लेते हो। हम तुम्हारे पोर्टफोलियो पर नजर रखते हैं। ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। मैं निश्चित नहीं हूं कि वह सच में पोर्टफोलियो देख रहा था, क्योंकि लगता नहीं उसने सूची देखी थी। यहां अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स के शीर्ष 3 विदेशी धारक हैं। नंबर 1 है जापान, नंबर 2 चीन और नंबर 3 यूनाइटेड किंगडम। अब इन देशों में से 2 ने खाड़ी देशों पर ईरानी हमलों की निंदा की है, जापान और यूनाइटेड किंगडम। लेकिन निंदा के अलावा वे वास्तव में इस युद्ध में शामिल नहीं हैं। और दूसरी ओर चीन शामिल है, लेकिन वह वास्तव में ईरान की तरफ है। वे ईरानी तेल खरीद रहे हैं और ईरान को एयर डिफेंस व एंटी शिप मिसाइलें भी बेच रहे हैं। मुझे यकीन है कि बीजिंग इस धमकी से हैरान है। अब ईमानदारी से कहूं तो मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान वास्तव में चीन या जापान पर हमला करने जा रहा है। चीन की आर्थिक सैन्य समस्याओं के बावजूद वह सैन्य रूप से ईरान से कहीं अधिक ताकतवर है। लेकिन ऐसे बयानों से हमें यह जरूर पता चलता है कि ईरान ने अपने प्रतिशोध की योजना के बारे में बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं सोचा है। अब सब कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान की कुछ प्रतिक्रियाओं के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था, जैसे खाड़ी सहयोगियों पर हमला। लेकिन कोई यह नहीं कह रहा कि ईरान के पास भी प्रतिशोध की कोई ठोस योजना नहीं थी। वे उन देशों को धमकी दे रहे हैं जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, और उनकी युद्ध विराम की मांगे, जैसे कि अमेरिका का क्षेत्र छोड़ना या मध्य पूर्व में सभी ठिकानों को खाली करना, ऐसी चीजें हैं जिन पर अमेरिका और खाड़ी देश कभी सहमत नहीं होंगे। इसका कारण बहुत सीधा है। वे अरब देशों की ईरान से सुरक्षा के लिए है और ये देश इसे जानते हैं। जैसे ही राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया कि होर्मुज जलडमरू मध्य खोलो या अमेरिका ईरानी पावर प्लांट्स पर हमला करेगा, ईरान ने भी अपने जवाबी लक्ष्यों की सूची जारी कर दी। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका उसके पावर प्लांट्स पर हमला करता है तो वह सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन और कतर के डीसैलिनेशन और पानी के प्लांट्स पर हमला करेगा। अब जैसा कि आप लोग पहले से जानते होंगे, अमेरिका का ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करना अच्छा विचार नहीं होगा, क्योंकि इससे ईरान के आम नागरिकों को शासन से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। भले ही शासन को इन पावर प्लांट से फायदा हो सकता है, ईरान जो कर रहा है उसका भी कोई मतलब नहीं। मान ले अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करता है, ईरान का किसी तीसरे देश में नागरिक ढांचों पर हमला करना कैसे सही है? खाड़ी देशों ने युद्ध शुरू होते ही इसका विरोध किया था। उन्होंने अमेरिका को अपनी हवाई सीमा या ठिकानों का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी थी। फिर भी ईरान सिर्फ सैन्य ठिकानों को ही निशाना नहीं बना रहा है, वह अब नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की धमकी दे रहा है। जब से ईरान की जवाबी कार्रवाई शुरू हुई है, तब से मैं इसे आतंकवाद कह रहा हूं। मीडिया अभी उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन खाड़ी देशों के विदेश मंत्री कर रहे हैं। यूएई के राष्ट्रपति सलाहकार ने कहा, आप आतंकवादियों से बात करते हैं, हम नहीं। यूएई में हम आतंकवादियों से बात नहीं करते, हम उन पर प्रतिबंध लगाते हैं, हम उन्हें खत्म कर देते हैं। वॉशिंगटन, यूएई, नाटो, इजराइल, जो करना है करो। ईरान में इस्लामी शासन और उसके आतंकवादी नेटवर्क को जाना ही होगा। यह एक मजबूत बयान है, लेकिन यह राष्ट्रपति के सलाहकार की ओर से है, जरूरी नहीं कि सत्ता में बैठे किसी व्यक्ति की ओर से। लेकिन जानते हैं क्या, यहाँ दुबई के विदेश मंत्री ने कहा कि हम आतंकवादियों से ब्लैकमेल नहीं होंगे।
यह यूएई का ईरान पर स्पष्ट बयान है। अब सिर्फ यूएई ही नहीं, ऐसे बयान सऊदी अरब से भी आ रहे हैं। उनके विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा कि ईरान इस्लामी दुनिया के लिए लड़ने का दावा करता है, लेकिन उन ढांचों पर हमला करता है जिससे अन्य देशों के इस्लामी नागरिकों को नुकसान होता है। अब इस क्लिप में जाने से पहले बस जल्दी से याद दिला दूं कि नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। इससे एल्गोरिदम में हमें वाकई मदद मिलती है। अब चलिए इस क्लिप को सुनते हैं। ये दावा करने का असल में क्या मतलब है कि आप इस्लामी दुनिया के हितों के लिए लड़ रहे हैं जबकि आप उसी पर हमला कर रहे हो? ये सिर्फ एक देश को निशाना बनाना नहीं है। सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, लेबनान, जॉर्डन, अजरबैजान और तुर्की सभी मुस्लिम देश हैं जिन्हें निशाना बनाया गया है। इस युद्ध से पहले ईरान ने इस्लामी दुनिया के लिए क्या योगदान किया था? यमन में हूथी मिलिशिया को समर्थन, इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस का समर्थन करना, जो आज न केवल पड़ोसी देशों पर हमला करती हैं बल्कि खुद इराक पर भी देश के अंदर हमले करती हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह, जो न सिर्फ वहां के राजनीतिक फैसलों पर हावी होने की कोशिश तक सीमित रहा बल्कि उसने सऊदी अरब सहित पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने वाली एक ऑपरेशनल शाखा के रूप में भी काम किया। शायद सबसे स्पष्ट उदाहरण ईरान और हिजबुल्लाह की सीरिया में भूमिका है। इस्लामी दुनिया के मुद्दों के समर्थन की बात तब कहां है जब पूर्व सीरियाई शासन के अपराधों को समर्थन मिला। लेबनान में राजनेताओं की हत्या में वह समर्थन कहां है? इराक में मिलिशियाओं को इतना मजबूत बनाने का समर्थन कहां है कि उन्होंने राजनीतिक फैसलों पर कब्जा कर लिया है और विकास को रोक दिया है? इस्लामी मुद्दों का समर्थन कहां है? मुझे यह दिखाई नहीं देता। दुर्भाग्यवश ये नारे सिर्फ एक आवरण के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। असल में ये उपकरण ईरानी हितों की रक्षा के लिए काम करते हैं, न कि उन आदर्शों की जिनकी रक्षा का वे दावा करते हैं। तुम्हें मेरी जरूरत है ना? इस बयान के तुरंत बाद सऊदी अरब ने अमेरिका से कहा कि अगर ईरान सऊदी के पावर या जल संयंत्रों पर हमला करता है तो सऊदी भी ईरान पर हमलों में शामिल होगा। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि सऊदी को अरब दुनिया का नेता माना जाता है और अगर सऊदी इसमें शामिल होता है तो बहुत सारे दूसरे देश भी इसमें शामिल हो जाएंगे। और ऐसा लगता है कि इस फैसले ने लोगों की शुरुआती समझ से कहीं बड़ा रोल निभाया है। कल रिपोर्ट आई कि ईरान ने सऊदी पर हमले सीमित करने का फैसला किया क्योंकि उसे डर था कि लगातार हमले सऊदी की सैन्य प्रतिक्रिया उकसा सकते हैं। ईरान इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, खासकर जब वे हर हफ्ते एक नेता खो रहे हैं। इसी पर हम आज सुबह ध्यान देते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था जो आज सोमवार रात खत्म हो रहा था। आज सुबह राष्ट्रपति ट्रंप के बयान से समय सीमा बदल गई। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 2 दिनों में संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच मध्य पूर्व में हमारी दुश्मनी के पूर्ण और समग्र समाधान को लेकर बहुत अच्छी और उत्पादक बातचीत हुई है। इन गहन, विस्तृत और रचनात्मक बातचीत के स्वर और लहजे के आधार पर मैंने युद्ध विभाग को निर्देश दिया है कि ईरानी पावर प्लांट्स और ऊर्जा अवसंरचना पर सैन्य हमले 5 दिन के लिए रोक दे, जो वार्ताओं की सफलता पर निर्भर करेगा। ये निश्चित रूप से एक चौंकाने वाला बयान था और ऐसा बयान था जिसके बड़े मायने हैं। यही वजह है कि कई लोगों ने इस बयान को संदेह की नज़र से देखा। बस इस बयान के समय पर ध्यान दीजिए। यह आज सुबह पूर्वी समयानुसार करीब 6 बजे आया। यह ठीक उस समय था जब बाजार खुलने वाले थे और यह बयान बहुत ही स्पष्ट है। सिर्फ ऊर्जा अवसंरचना पर हमले रोके गए हैं। सभी हमले पूरी तरह नहीं रुके हैं। असल में ऊर्जा पर हमले अभी शुरू नहीं हुए थे। ये हमले आज रात शुरू होते अगर ईरान ने जलडमरू मध्य नहीं खोला होता, और अब इन्हें 5 दिनों के लिए रोका गया है। सटीक समय सीमा यही है। बाजार तब तक खुले रहेंगे जब तक कि वे फिर से वीकेंड के लिए बंद नहीं हो जाते। अब हम जल्दी ही बात करेंगे कि इसका क्या मतलब है। बयान के तुरंत बाद ट्रंप ने सुबह अनौपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई दिलचस्प जानकारियां साझा की। पहला सवाल है, ईरानी पावर प्लांट्स पर हमला रूस के उन युद्ध अपराधों से कैसे अलग है जो पुतिन यूक्रेन में कर रहे हैं? जवाब सुनिए।
ये यूक्रेन में रूस द्वारा यूक्रेनी पावर पर हमला करने से कैसे अलग है? मुझे लगता है ये काफी अलग है, खासकर जब आप उन परमाणु हथियारों को देखें जिन्हें वे पाना या रखना चाहते थे, तो बहुत कुछ अलग है। मैं भी रूस जो कर रहा है उसका समर्थक नहीं हूँ, बस ताकि आप समझ सकें। ठीक है, लेकिन यह काफी अलग है। आप एक ऐसे देश की बात कर रहे हैं जो 47 सालों से बुरा रहा है। वे बहुत भयानक रहे हैं, पूरी दुनिया में मौत फैलाई है, सिर्फ हमारे साथ नहीं। देखिए, उन्होंने आसपास के देशों पर अचानक हमला किया जो नहीं होना चाहिए था। कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर रहा था, लेकिन वे मध्य पूर्व पर कब्जा करना चाहते थे और वे इजराइल को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे। और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वे ऐसा कर सकते थे। क्या राष्ट्रपति ईरान से बात कर रहे हैं? और फिर ट्रंप के बयान देने के बाद ईरानी विदेश मंत्रालय ने वास्तव में यह इनकार कर दिया कि कोई भी बातचीत चल रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप से इस पर सवाल किया गया, उनका जवाब सुनिए। मिस्टर प्रेसिडेंट, ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि आप दुनिया में रचनात्मक बातचीत को लेकर सच नहीं बोल रहे हैं। उन्हें बेहतर जनसंपर्क वाले लोग रखने होंगे। हमारी बहुत बहुत मजबूत बातचीत हुई है, देखेंगे कि वे कहां तक जाती हैं। हमारे पास कई अहम मुद्दों पर सहमति है, मैं कहूंगा कि लगभग सभी मुद्दों पर सहमति है। शायद ये बात सामने नहीं आई है, जैसा कि आप जानते हैं संवाद टूट चुका है, वे एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारी बहुत मजबूत बातचीत हुई है। मिस्टर विटकॉफ और मिस्टर कुशनर ने ये बातचीत की थी, वे मैं कहूँगा बिल्कुल सही तरीके से हुई। मैं कहूँगा कि अगर वे इसे आगे बढ़ाते हैं तो ये उस समस्या, उस संघर्ष को समाप्त कर देगा, और मुझे लगता है कि यह इसे बहुत बहुत हद तक समाप्त कर देगा। हमारे दिमाग में हमारे साझेदार हैं मध्य पूर्व, जैसा कि आप जानते हैं उनमें से कई के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। उनमें से कई पर आश्चर्यजनक रूप से हमला हुआ, मुझे और सबको भी यह देखकर आश्चर्य हुआ, लेकिन हमारी चर्चाओं में वे हमारे दिमाग में पूरी तरह से हैं। तो चर्चाएं कल हुई थीं, वे कल शाम तक चली थी। वे वाकई समझौता करना चाहते हैं, हम भी समझौता करना चाहेंगे। फिर उनसे पूछा गया, अमेरिका किससे सच में बात कर रहा है, उसका नाम क्या है, क्या उसके पास असली ताकत है? जवाब सुनिए। भले ही वो नाम न बताए, लेकिन हमें कुछ जानकारी मिलती है। स्टीव विटकॉफ किससे बात कर रहे हैं मिस्टर प्रेसिडेंट? एक शीर्ष व्यक्ति, मत भूलिए, हमने नेतृत्व को पहले चरण, दूसरे चरण और काफी हद तक तीसरे चरण में खत्म कर दिया है, लेकिन हम उस आदमी से बात कर रहे हैं जो मेरी नज़र में सबसे सम्मानित और नेता है। अरे आप जानते हैं ये थोड़ा मुश्किल है, उन्होंने ख़त्म कर दिया है, हमने सबको ख़त्म कर दिया है। नहीं, सर्वोच्च नेता नहीं, हमें उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, किसी ने भी दूसरे सर्वोच्च नेता के बारे में नहीं सुना। बेटा कोई नहीं, हमने बेटे से कोई खबर नहीं सुनी है। कभी कभी आप कोई बयान देखेंगे, लेकिन हमने नहीं सुना, हमें नहीं पता कि वो जीवित है या नहीं। लेकिन जो इसे चला रहे हैं, और ये वास्तव में तथ्यों पर आधारित लगता है, क्योंकि उन्होंने जो कहा था वो हो चुका है। मिस्टर प्रेसिडेंट, फिर से मिस्टर प्रेसिडेंट। मैं नहीं चाहता कि उसकी हत्या हो। ठीक है, मैं उसकी हत्या नहीं चाहता। मिस्टर प्रेसिडेंट, आप इसे बता सकते हैं, अभी कोई भी वो काम नहीं चाहता। आप जानते हैं कोई भी उस खास देश का प्रमुख बनने के लिए उत्साहित नहीं है, लेकिन शायद हम उस समस्या का समाधान कर पाएंगे। मिस्टर प्रेसिडेंट, तो अंदाजा लगाइए क्या, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद एक्सियोस ने एक इजरायली सूत्र के हवाले से रिपोर्ट दी कि अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ईरान की संसद के स्पीकर खलीफ बाफ से बात कर रहे हैं। यही आदमी है जिसने वीडियो की शुरुआत में ट्रेजरी बॉन्ड की धमकी दी थी। रिपोर्ट के अनुसार तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान ने सप्ताहांत में अमेरिका और ईरान के बीच संदेशों का आदान प्रदान किया। तीनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री अरगाची से अलग अलग मुलाकात की। एक अमेरिकी सूत्र ने कहा कि मध्यस्थता जारी है और इसमें प्रगति हो रही है। चर्चा युद्ध खत्म करने और लंबित मुद्दों के समाधान पर है। अब यही चीजें दिलचस्प होती हैं, क्योंकि इन सारी रिपोर्टों के सामने आने के तुरंत बाद हमें ईरान के संसद अध्यक्ष के आधिकारिक बयान में ये खंडन मिला कि वास्तव में कोई भी बातचीत चल रही है। लेकिन इसके तुरंत बाद ईरानी नेतृत्व से करीबी संबंध रखने वाले एक ईरानी समाचार माध्यम ने कहा कि वास्तव में बातचीत चल रही है। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने मध्यस्थों के जरिए उपराष्ट्रपति JD वैंस और ईरानी अध्यक्ष खलीफ बाफ के बीच
बातचीत का प्रस्ताव दिया। ईरान ने अभी तक जवाब नहीं दिया है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि उन्होंने वास्तव में इनकार भी नहीं किया है। तो आइए सोचते हैं कि बातचीत को लेकर इतनी उलझन क्यों है और दोनों पक्षों से विरोधाभासी रिपोर्ट्स क्यों आ रही है। आइए प्रोत्साहनों पर नजर डालते हैं। अगर वाकई में बातचीत हो रही है और यह एक बड़ा सवाल है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका चाहता है कि यह बात सार्वजनिक हो, यानी लोगों को इसके बारे में पता चले। जैसे ही जनता को बातचीत का पता चलता है, तेल की कीमतें गिरती है, जिससे अमेरिका को बातचीत में रियायतें हासिल करने के लिए ज्यादा दबाव बनाने का मौका मिलता है, जबकि ईरान इसका बिल्कुल उल्टा चाहता है। अगर बातचीत हो रही है तो ईरान चाहता है कि इसे जितना हो सके गुप्त रखा जाए, क्योंकि इससे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं। ऊंची तेल कीमतें ईरान को ज्यादा रियायतें लेने का दबाव बनाने का मौका देती है। सिर्फ एक पक्ष के कहने से कि वे बातचीत नहीं कर रहे या दूसरा पक्ष कहे कि वे कर रहे हैं, यह जरूरी नहीं कि दोनों में से कोई भी सही हो। दोनों पक्षों को झूठ बोलने का फायदा है।